Good evening to you guys. Very good evening to everyone. सभी को नमस्कार. सभी को good evening. Lakshmi, very good evening to you. Sneha, very good evening to you. Very good evening to everyone. Purnima, very good evening to you as well. Very good evening to all the persons, those who are connecting. आप सभी को नमस्कार. आप सभी को good evening. Vidhi, very good evening to you. Astush, Salni, Aman, very good evening to you. Radhaji, very good evening to you as well. खुशबू भाई गुड इवनिंग टू यू. आशुतोष प्रसन्न रहे, स्वस्थ रहे मेरे भाई. साधनी भाई गुड इवनिंग टू यू. विशाल भाई गुड इवनिंग टू यू. नैन्सी भाई गुड इवनिंग टू यू एज वेल. नेहा भाई गुड इवनिंग टू यू. वेरी गुड इवनिंग टू ऑल द पर्संस दोस हु आर कनेक्टिंग. आप सभी को नमस्कार. आप सभी को गुड इवनिंग. आज का दिन बस, और आप ये कह सकते हैं कि एक आखिरी ऐसा दिन था जहां थोड़ा सा टाइमिंग्स में फ्लक्चुएशंस रही हैं, और जो कुछ भी इनकन्वीनियंस आपको रहा, उस इनकन्वीनियंस के लिए मैं निश्चित तौर पर माफी चाहूंगा. और कल से जो है आपके सेशंस, जो आपकी टाइमिंग्स हैं, यूजुअल टाइमिंग्स, उन पर ही कंडक्ट करे जाएंगे. ज्योति जी, वेरी गुड इवनिंग टू यू. महिमा, वेरी गुड इवनिंग टू यू. Suti, very good evening to you. Very good evening to all the persons, those who are connecting. आप सभी को नमस्कार. सभी को good evening. Muskan, very good evening to you. Very good evening to all the persons, those who are connecting. If you have not dropped a message in the respective group of yours to which you guys are having connection, please do drop a message. If you are having association with the Super 40, do drop a message in the Super 40, or you are having association with Super 50 or Sankalp batch, तो आप अपने जो भी रिस्पेक्टिव बैचेस है, उन रिस्पेक्टिव बैचेस में एक मैसेज जरूर ड्रॉप कर दीजिए. अंजलि सी, वेरी गुड इवनिंग टू यू. दैट्स रियली वेरी गुड. 70 बीपीएस, 70th बीपीएससी और 71st बीपीएससी के जो हमारे छात्र छात्र हैं, जो हमारा 71st वाला बीपीएससी है, या हमारे जो स्पेसिफिक स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है पॉलिटी के बैच पर, एक मैसेज उस ग्रुप में भी ड्रॉप कर दीजिए कि सेशन जो है वो लाइव है, ताकि छात्र छात्राएं सेशन का हिस्सा हो सके. प्रीवियस सेशन में हमने जो डिस्कस किया था अबाउट प्रीवियस सेशन, तो प्रीवियस सेशन में नितिन जी, वेरी गुड इवनिंग टू यू. तो हमने इसमें जो हमारे शेड्यूल्स थे और जो हमारे पार्ट्स थे, तो हमने शेड्यूल्स और पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इनको डिस्कस किया हुआ था. शेड्यूल्स एंड पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. पिछले बार 69th बीपीएससी में जो हमारे छात्र छात्राएं बीपीएससी, प्लीज मेक श्योर कि आप मुझे बहुत ध्यान से सुन सकें. हमारे 69th बीपीएससी में क्वेश्चन आया हुआ है, और हो सकता है एमपीपीएससी में इस बार वो क्वेश्चन आपको बिल्कुल नजर आ जाए. यहाँ क्वेश्चन था कि ये जो शेड्यूल नंबर 5 है, शेड्यूल 5 किस क्लास ऑफ पीपल के साथ एसोसिएटेड है. इसमें किस क्लास ऑफ पीपल जो हैं, पर्सन जो हैं, इनका एडमिनिस्ट्रेशन दिया गया, एडमिनिस्ट्रेशन जो है दिया गया. सो जस्ट ट्राई टू हियर मी आउट ओवर दिस. मैं आपको कुछ ऑप्शंस देने जा रहा हूं. प्लीज मेक श्योर कि आप सभी छात्र छात्राएं जो हैं वह सही आंसर का जो है वह चुनाव कर सकें. एडमिनिस्ट्रेशन of which class has been mentioned, or it is having association with which class of people. पहला ऑप्शन था शेड्यूल कास्ट, दूसरा ऑप्शन था शेड्यूल ट्राइब, तीसरा ऑप्शन था अदर बैकवर्ड क्लास, और अगला ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव. आपके पास पोल आएगा और आपको पोल के माध्यम से जो है वह सही आंसर का चुनाव करना है. प्लीज मेक श्योर कि आप सभी छात्र छात्राएं जो है वह सही आंसर का चुनाव जो है वह पोल के माध्यम से कर सकें. जस्ट गिव मी अ सिंगल मिनट, यू विल बी हैविंग द आंसर. आपके पास आंसर होगा और आप सही आंसर का निश्चित तौर पर जो है वह अगले 30 सेकंड के अंदर चुनाव कर सकते हैं. पोल पब्लिश किया जा रहा है. आप आपका आंसर जो है वह मार्क कर पाएंगे. आपका सवाल है शेड्यूल 5 में इनमें से किस क्लास के जो लोग हैं उनका एडमिनिस्ट्रेशन जो है वह हमें नजर आता है. मैं चाहता हूं कि हमारे हर एक छात्र छात्रा के दिमाग में बिल्कुल क्लियर आंसर होना चाहिए, और इसी वजह से मैं आपके साथ इस पर चर्चा कर रहा हूं. सो एट 14 स्टूडेंट्स हैव ऑप्टेड द आंसर. अभी तक हम क्या देख रहे हैं, बोले सर हमारे जो मैं चाहता हूं कि कुछ और समय आप लें और एक सही आंसर का निश्चित तौर पर जो है वह चुनाव करें. ठीक है. एक स्टूडेंट जो है उसने
आंसर का चुनाव नहीं किया है। और एट द सेम टाइम जब हम वही चर्चा करते हैं तो 11 ऐसे स्टूडेंट हैं जिन 11 ऐसे स्टूडेंट्स ने क्या किया हुआ है, बोले सर सही आंसर जो है उसका चुनाव किया है। और 5 ऐसे स्टूडेंट हैं जिन 5 स्टूडेंट्स को कल पढ़ाने के बाद भी ये नहीं मालूम है कि भाई शेड्यूल नंबर 5 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वह किसके साथ एसोसिएटेड है। अब यहाँ मैं बिल्कुल क्लियरली सभी छात्र छात्राओं को ये बताना चाहता हूँ ताकि आपके दिमाग में ना इस तरीके के जो डाउट्स आते हैं कई बार वो डाउट्स पूरी तरह से क्लियर हो सके। सो जस्ट ट्राई टू हियर मी आउट ओवर दिस ऑन अ वेरी क्लियर कट नोट। अंजलि जी, अंजलि कुमारी जी, बेसिकली दिस इज फॉर यू ओनली, ताकि आप चीजें जो है वो बिल्कुल क्लियरली जो है समझ सकें और हमारे सभी छात्र छात्राएं जो थोड़ा सा अटेंटिव नहीं रहते हैं सेशन में वो भी समझ सकें। जब हम शेड्यूल नंबर 5 की चर्चा कर रहे हैं तो शेड्यूल नंबर 5 administration and control of administration and control of scheduled areas and scheduled tribes इसके साथ संबंधित है। Am I very clear to all the person with the same or not? जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दीजिए क्या मैं हमारे हर एक छात्र और छात्रा को पूरी तरह से क्लियर हूं, सो दैट आई कैन हेड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट वन, ताकि जो है हम अगली चर्चा हमारी कर सकें। और बेहद जरूरी है कि आप सभी छात्र छात्रा बिल्कुल क्लियरली ये चीजों को समझ पाए, क्योंकि इस तरीके के जब क्वेश्चंस आते हैं तो वो आपको दिक्कत देते हैं। और इसी वजह से मैं आपके साथ जो है वह चर्चा कर रहा हूं कि यहाँ शेड्यूल नंबर हमारा जो 5 है, उस शेड्यूल नंबर 5 में किसका एडमिनिस्ट्रेशन और किसका कंट्रोल हमें बताया गया है। तो वह एडमिनिस्ट्रेशन और कंट्रोल जो है वो है शेड्यूल्ड एरियाज और शेड्यूल्ड ट्राइब का बताया हुआ है। तो ऐसे 5 छात्र छात्राएं जिन्होंने वो कहा था कि ऑल ऑफ द अबव के साथ संबंधित है, तुम थोड़ा सा कल के सेशन को ही पढ़ लेते। अब यहां से हमें एक और पॉइंट समझना है, बहुत ध्यान से समझिएगा, मैं कुछ चीजें हैं जो आपको बताने वाला हूं। प्लीज मेक श्योर कि आप मुझे बिल्कुल क्लियरली इसके कुछ प्रोविजंस पे समझ सकें। जब हम शेड्यूल नंबर 5 की चर्चा करते हैं, शेड्यूल 5 इज क्लासिफाइड इनटू द 5 पार्ट्स, तो इसका विभाजन जो है वह 5 पार्ट्स में किया गया है, सॉरी 4 पार्ट में किया गया है, माफ कीजिएगा। और जब हम पार्ट ए की चर्चा करते हैं तो उस पार्ट ए में जो है वह जनरल प्रोविजंस दिए गए। पार्ट ए डील्स विद द जनरल प्रोविजंस, और जनरल प्रोविजंस में हमें एग्जीक्यूटिव प्रोविजंस के बारे में भी बताया गया, वो मैं आपको बहुत डिटेल में बाद में पढ़ाऊंगा जब हम आर्टिकल नंबर पार्ट नंबर 10 पर चर्चा करेंगे। बाय दैट पीरियड वी विल बी हैविंग डिस्कशन ओवर दिस। फिर बोले सर चर्चा क्यों कर रहे हैं, ताकि आप एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो है वह जनरेट कर सकें। और जब हम पार्ट बी की चर्चा करते हैं तो पार्ट बी में जो है वह एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजंस जो हैं, तो वह एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजंस हमें दिए गए। और इसी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजंस में हमें बताया गया, क्या बताया गया कि भाई जो शेड्यूल्ड एरियाज हैं, ये जो शेड्यूल्ड एरियाज हैं, इन शेड्यूल्ड एरियाज में क्या होगा, बोले सर यहां पर एक टीएसी होगा, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल। और उसके बाद जाकर जब आप पार्ट सी की चर्चा करते हैं तो पार्ट सी में हमें क्या नजर आता है, बोले पार्ट सी में जाकर सर हमें नजर आता है किसके बारे में, बोले सर पार्ट सी डील्स विद हाउ टू डिक्लेयर अ पर्टिकुलर एरिया, declaration, basically declaration of an area as scheduled area, कि किस प्रकार से एक एरिया को जो है वो शेड्यूल्ड एरिया डिक्लेयर किया जाता है, किसके माध्यम से किया जाता है, ये बताया गया। और वहीं जब हम पार्ट नंबर डी की चर्चा करते हैं तो पार्ट डी में हमें क्या बताया, तो बोले सर ये वाला जो पार्ट है शेड्यूल नंबर 5 का वह किसके साथ संबंधित है, तो वह अमेंडमेंट के साथ संबंधित है, अमेंडिंग प्रोसीजर के साथ संबंधित है, या अमेंडिंग प्रोसीजर आप कह सकते हैं, या अमेंडमेंट जो है इसके साथ संबंधित है। So am I very clear to all the person with the same or not that how the schedule 5 is having association with the scheduled tribal population or the peoples? आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, क्या क्लियर होना चाहिए कि किस तरीके से हमारा ये जो जब हम शेड्यूल 5 की चर्चा कर रहे हैं तो अगर एरियाज के कंटेक्स्ट में पूछा जा रहा है तो शेड्यूल्ड एरियाज की चर्चा करी जा रही है, और अगर पर्सन के कंटेक्स्ट में सवाल पूछा जा रहा है तो आंसर क्या हो जाएगा, बोले सर शेड्यूल्ड ट्राइबल पॉपुलेशन के साथ एसोसिएटेड है। और अगर कुछ और समझना चाहते हैं आप, अगर आप कोई पेपर दे रहे हैं, हो सकता है वहां जाकर जो है वो आपसे सवाल पूछ लिया जाए। देखो जब हम शेड्यूल नंबर
सॉरी, जब हम किसकी चर्चा करते हैं, बोले सर हम चर्चा करते हैं पार्ट 10 की। पार्ट 10 की जब हम चर्चा करते हैं, ध्यान से समझिएगा, आज आप सभी छात्र छात्राओं को पार्ट 10 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वह पढ़ाया जा रहा है। पार्ट 10 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और जब हम हमारे संविधान के भाग नंबर 10 की चर्चा करते हैं तो यह भाग नंबर 10 जो है वह किसके साथ संबंधित है, तो यह है शेड्यूल्ड एरियाज और शेड्यूल्ड ट्राइब के साथ संबंधित है। शेड्यूल्ड एरिया एंड शेड्यूल्ड ट्राइब एंड शेड्यूल्ड ट्राइब इनके साथ संबंधित है। एम आई वेरी क्लियर टू ऑल द पर्सन? और उसके बाद जाकर फिर बोले सर आर्टिकल्स, कौन से आर्टिकल्स नजर आ रहे हैं, बोले सर आर्टिकल 244 टू 244 ए जो है इसके साथ संबंधित है। मेरे सभी छात्र छात्राएं, हमारे सभी नियर वंस, डियर वंस और लव्ड वंस जो इस सेशन का हिस्सा हैं, प्लीज मेक श्योर हमने हमारी प्रीवियस चर्चा जो है उसको रोक दी है। प्रीवियस चर्चा मतलब हम जो भागों पर चर्चा कर रहे थे, जो पार्ट्स पर चर्चा कर रहे थे, जो नेचर पर चर्चा कर रहे थे, हमने उसको रोक दिया है। और अब हमारी अगली चर्चा जो चल रही है वो किसके कंटेक्स्ट में है? सो वी आर हैविंग डिस्कशन ओवर द पार्ट नंबर 10 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एंड एवरी सिंगल स्टूडेंट, द वन हु इज कनेक्टिंग इनटू दिस पर्टिकुलर सेशन, मार्क कर लेना कि हाँ भाई पार्ट 10 जो है वो कंप्लीट कर रहे हैं आज हम। और पार्ट 10 में क्या है? तो बोले सर पार्ट नंबर 10 में जो दिया गया है वह शेड्यूल्ड एरिया और शेड्यूल्ड ट्राइब के बारे में प्रोविजंस जो हैं वह हमें नजर आते हैं। किन आर्टिकल्स में नजर आते हैं? बोले सर आर्टिकल 244 टू द 244 ए में नजर आते हैं। और 244 क्या कहता है? बोले सर आर्टिकल 244 ये हमसे एडमिनिस्ट्रेशन की चर्चा करता है। और किसकी एडमिनिस्ट्रेशन की चर्चा करता है? बोले सर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज एंड शेड्यूल्ड ट्राइब एंड शेड्यूल्ड ट्राइब, इसकी हमसे चर्चा कर रहे हैं। जो हमारे शेड्यूल्ड ट्राइब है और ट्राइबल एरियाज हैं इनके एडमिनिस्ट्रेशन की हमसे चर्चा कर रहे हैं। इसमें क्या नजर आ रहा है? बोले सर क्लॉज नंबर 1 है जो, और क्लॉज नंबर 2 है। क्लॉज नंबर 1 नितिन जी, अंजलि कुमारी जी, ज्योति जी, विशाल जी, नेहा जी, खुशबू जी, श्वेता जी, श्रुति जी, सभी एमपीपीएससी के छात्र छात्र हैं। In the clause number first of the article 244 very clearly stated provision of schedule 5 shall apply to schedule areas of any state other than tribal areas of Assam, Mizoram, Meghalaya and Tripura. Am I very clear to all the person with the same or not? कि क्लॉज नंबर 1 क्या कह रहा है? बोले सर भारत में जिन राज्यों में शेड्यूल्ड एरियाज जो हैं वह डिक्लेयर करे गए हैं, उन सभी शेड्यूल्ड एरियाज में क्या किया जाएगा? बोले सर पार्ट जो शेड्यूल नंबर 5 है उसके प्रोविजंस जो है वो एप्लीकेबल होंगे। अब बोले सर शेड्यूल 5 के प्रोविजंस क्या है? बोले सर आपने तो ये बताया कि शेड्यूल 5 जो है वह 4 हिस्सों में क्लासिफाइड है। कौन से 4 हिस्सों में क्लासिफाइड है? बोले सर जनरल प्रोविजंस। इन जनरल प्रोविजंस में जो हमें समझना है वो क्या समझना है? बोले सर जनरल प्रोविजंस में हमारे दिमाग में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि हमें गवर्नर के बारे में बताया गया है। क्या कहा गया है? कि गवर्नर जो है वह एम्पावर्ड है। किसकी कंटेक्स्ट में एम्पावर्ड है? बोले सर गवर्नर इज एम्पावर्ड, जस्ट गिव मी अ सिंगल मिनट, गवर्नर इज एम्पावर्ड। और ये किसको लेकर एम्पावर्ड है? तो बोले सर टू रिपील सॉरी or to amend any union or state legislation with prior approval of president। हमारे जो राष्ट्रपति महोदय हैं उन राष्ट्रपति महोदय के प्रायर अप्रूवल के बाद जाकर हमारा जो गवर्नर है राज्य का वह निर्धारित करता है कि जो शेड्यूल्ड एरियाज हैं उन शेड्यूल्ड एरियाज में राज्य के या जो हमारे केंद्र के कानून हैं वह किस हद तक जो है वह एप्लीकेबल होंगे।
राज्य के कानून की व्यवस्था को या केंद्र की कानूनी व्यवस्था को हमारे जो गवर्नर हैं वह राष्ट्रपति से कंसल्ट करने के बाद उनसे प्रायर अप्रूवल लेने के बाद इस शेड्यूल एरिया में क्या कर सकते हैं, बोले सर या तो अमेंड कर सकते हैं या फिर उसको रिपील कर सकते हैं। वेरी क्लियर टू ऑल द पर्सन विद द सेम और नॉट। और यही हमसे कहा गया जब हम एडमिनिस्ट्रेशन की चर्चा करने जा रहे, तो एडमिनिस्ट्रेशन के कंटेक्स्ट में क्या कहा गया, बोले सर जिस भी राज्य में शेड्यूल एरिया को रिकॉग्नाइज किया गया है उसके लिए क्या होगा, बोले सर उसके लिए एक ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल होगी। क्या होगी, बोले सर एक ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल जो है वह ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल होगी। और इस ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल में सदस्यों की संख्या कितनी होगी, तो बोले सर इस ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल में सदस्यों की संख्या जो है वह 20 होगी। और इस 20 में से 3/4 जो है वह कौन होंगे, बोले सर इस 20 में से 3/4 जो है वह हमारे स्टेट के एमएलए होंगे। लेकिन कौन से वाले एमएलए, बोले सर एसटी कम्युनिटी के एमएलए होंगे। मतलब इसका यह है कि ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल टीएसी में कुल सदस्य कितने हैं, बोले 20, और उसमें से 15 सदस्य जो होंगे वह एसटी एमएलए होंगे। एम आई अंडरस्टूड टू ऑल द पर्सन विद द सेम और नॉट? जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दीजिए क्या मैं आपको क्लियर हूं। प्रियंका जैन जी, वेरी गुड इवनिंग टू यू, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल द पर्संस दोज हु आर कनेक्टिंग। आप सभी को नमस्कार। जल्दी से मुझे बता दीजिए कि ये प्रोविजंस दिए गए भाई। बिल्कुल बिल्कुल ज्योति जी, आप रिज्वाइन कर लीजिए। अब दूसरा जाके फिर हमें क्या समझना है, तो बोले सर ये बार बार आप जो है ना एक शब्द पर फोकस कर रहे हैं, बार बार आप किस शब्द पर फोकस कर रहे हैं, बोले सर आप कह रहे हैं देयर अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन there are certain states in which the scheduled areas have been recognized। तो सबसे पहले तो हमें यह समझना है कि कितने ऐसे स्टेट हैं। 28 स्टेट हैं बोले सर। अरे मेरे भाई सुन तो लो, बोले 28 स्टेट में से कितने ऐसे स्टेट हैं जिनके हैबिटेंट्स को शेड्यूल्ड ट्राइब के तौर पर कंसीडर किया है, और एट द सेम टाइम उन रीजन्स को जो है वह शेड्यूल्ड एरिया के तौर पर कंसीडर किया है। सो बोले सर ऐसे 10 राज्य हैं जिन 10 शेड्यूल नंबर 5 में, ऐसे 10 स्टेट हैं जिन 10 स्टेट में शेड्यूल्ड ट्राइबल पॉपुलेशन को रिकॉग्नाइज किया गया है, और एट द सेम टाइम उन एरियाज को शेड्यूल्ड कास्ट एरिया के तौर पर कंसीडर किया गया। तो बोले सर ऐसे कौन से 10 राज्य हैं जिन 10 राज्यों में ही यही प्रोविजंस जो है वो एप्लीकेबल होंगे। सो जस्ट ट्राई टू हियर मी आउट ओवर द सेम। अभी हम शेड्यूल नंबर 5 पर चर्चा कर रहे हैं। बोले सर ऐसे कौन से 10 राज्य हैं, बोले सर ऐसे 10 राज्यों में हमारे पास सबसे पहले हमें बस 2 चीजें मालूम है। यहां ध्यान से सुनिएगा, एक नोट पॉइंट है। देयर आर 10 states in India, 10 states in India in which scheduled area have been recognized. Scheduled areas have been recognized. Am I very clear to all the person with the same or not? जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दीजिए क्या मैं आप सभी छात्र छात्राओं को बिल्कुल क्लियर हूं। राधा जी रीज्वाइन कर लीजिए, रिफ्रेश मत करिए, है ना। वो आपके साथ नेटवर्क इश्यूज हो सकते हैं, बिकॉज मेरे एंड पर जहां मैं देख पा रहा हूँ वहां अभी सारी चीजें जो है वह फाइन चल रही है। अब बोले सर ये 10 स्टेट कौन से हैं और हम क्या याद कर पाएंगे इन 10 स्टेट को। तो बोले सर हमें ना 2 स्टेट याद करने हैं। एक तो हमें मध्य प्रदेश जो है वह मध्य प्रदेश याद करना है। बोले सर एक हमें मध्य प्रदेश याद करना है। बोले सर ये तो आपका राज्य है, ये तो हमारे कई सारे एमपीपीएससी के एक्सपीरियंस उनका राज्य है। और बोले सर एक राज्य जो है वह हमें आंध्र प्रदेश याद करना है। बोले सर ये तो बड़ा आसान है, हमने कर लिया। तो अब देखो आंध्र प्रदेश के साथ साथ जो संबंधित राज्य हैं वह कौन से, बोले सर उड़ीसा, सर तेलंगाना, सर झारखंड। एम आई वेरी क्लियर टू ऑल द पर्सन विद द सेम और नॉट? जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए क्या मैं आप सभी छात्र छात्राओं को बिल्कुल क्लियर हूं कि जब हम आंध्र प्रदेश की चर्चा कर रहे हैं तो पड़ोसी राज्यों की भी चर्चा कर रहे हैं। कौन सा, बोले झारखंड, तेलंगाना और उड़ीसा। और उसके बाद जब हम मध्य प्रदेश की चर्चा कर रहे हैं तो मध्य प्रदेश के कंटेक्स्ट में हमारे सभी छात्र छात्राओं के दिमाग में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि जब हम वेस्ट में जाते हैं, नॉर्थ वेस्ट और साउथ वेस्ट में, तो हमें यहाँ राजस्थान नजर आता है और यहाँ पर हमें गुजरात नजर आता है। और जब हम साउथ में जाते हैं तो हमें यहाँ महाराष्ट्र नजर आता है।
साउथ वेस्ट और ईस्ट की ओर जब हम जाते हैं तो साउथ ईस्ट में जो है वह छत्तीसगढ़ हमें नजर आ रहे हैं। अब अगर आप जोड़ पाते हैं तो 9 राज्य हो गए बेटा। अभी बहुत कठिन नहीं है। एक वो छात्र होगा हमारा जो रटने का प्रयास करेगा। कैसे रटने का प्रयास करेगा? बोले सर राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तेलंगाना, झारखंड, फिर भूल जाएगा एक आध। और एक वो छात्र होगा जो थोड़ा सा दिमाग लगाने का प्रयास करेगा। और मध्य प्रदेश बोले उसके पड़ोसी राज्य, तो उसके पड़ोसी राज्यों में से बस उत्तर प्रदेश जो है, इस उत्तर प्रदेश को हटा देना है। बोले हम उत्तर प्रदेश को याद नहीं रखेंगे। उत्तर प्रदेश में शेड्यूल्ड एरियाज जो हैं इनको रिकॉग्नाइज नहीं किया गया। और आंध्र प्रदेश के बगल में बोले झारखंड, तेलंगाना, उड़ीसा। और यहां जाकर हमें क्या नजर आ रहा है? बोले सर यहाँ नॉर्थ में हमें एक हिमाचल प्रदेश जो है, तो वह हमें हिमाचल प्रदेश नजर आ रहा है। और इस तरीके से हमारे सभी छात्र छात्राओं को यह याद रखना होगा कि वो 10 राज्य हैं, जिस 10 राज्यों में क्या किया गया है? शेड्यूल्ड एरियाज को रिकॉग्नाइज किया गया। एम आई वेरी क्लियर टू ऑल द पर्सन विद द सेम और नॉट? तो अब इनमें क्या प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे? तो बोले सर इनमें गवर्नर जो है वह उन शेड्यूल्ड एरियाज पर पार्लियामेंट का जो एक्ट है, स्टेट लेजिस्लेचर का जो एक्ट है, वह किस हद तक एप्लीकेबल होगा यह डिसाइड करेगा। और यहाँ जो होगी एक टीएसी ये रहेगी यहाँ पर। तो ये हमारे सभी छात्र छात्राओं के दिमाग में क्लियर होना चाहिए भाई। हम शेड्यूल्ड ट्राइबल पॉपुलेशन और शेड्यूल्ड जो एरियाज हैं उनके एडमिनिस्ट्रेशन और उनके कंट्रोल की चर्चा कर रहे हैं। और उसके बाद जाकर फिर जब वो हम उधर चर्चा करते हैं किसके बारे में? बोले सर शेड्यूल नंबर 6 के बारे में। तो हम क्लॉज नंबर 2 की ओर आ रहे हैं। अब क्लॉज नंबर 2 में हमसे क्या कहा गया है? सुटी जी आर्टिकल नंबर 244 क्लॉज नंबर 2, प्रोविजन प्रोविजन ऑफ शेड्यूल 6 provision of schedule 6 shall apply to scheduled tribal population, to scheduled tribal areas, scheduled tribal areas of Assam, Mizoram, मेघालय, त्रिपुरा। तो बोले सर वो जो हमने ऊपर वाली क्लॉज में छोड़ दिए थे ये तो बोले से और पिछड़े ट्राइबल एरियाज हैं। तो इन ट्राइबल एरियाज के कंटेक्स्ट में आप क्या प्रोविजन होंगे? तो बोले सर वो जो शेड्यूल 6 हमसे कहेगा हम उस तरीके से प्रोविजंस को लेकर चलेंगे। तो बोले सर शेड्यूल 6 हमसे क्या कह रहा है? एक बार हमसे शेड्यूल 6 पर भी चर्चा कर ली से। तो बोले सर शेड्यूल 6 जो है वह हमसे यही शेड्यूल ट्राइबल पॉपुलेशन इन द स्टेट ऑफ आसाम, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा इनके एडमिनिस्ट्रेशन की चर्चा कर रहा है। 26 नवंबर 1949 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा था। और यहां हमसे कहा गया कि भैया अगर इस क्या है? बोले सर ट्राइबल एरिया है, दिस इज गोइंग टू बी अ ट्राइबल एरिया इन दी आसाम। मान के चलो ये ट्राइबल एरिया आसाम में कौन सा है? बोले सर कार्बी आंगलोंग है, नॉर्थ कछार हिल है। और साथ ही साथ क्या है? बोले सर एक और नजर आता है जिसे हम बोडोलैंड के नाम से कंसीडर करते हैं। तो बोले सर ये ट्राइबल एरियाज हैं। अब श्रुति जी, ज्योति जी, मुस्कान जी या आप में से किसी छात्र छात्रा के मन में सवाल आ रहा है, बोले सर ये क्या है? अरे भैया आपके गांव का नाम है, बस चूंकि गांव पिछड़ा है इस वजह से उसे ट्राइबल एरिया कहा जा रहा है। तो ऐसे ही आसाम में ये जो ट्राइबल एरिया है इसका नाम कार्बी आंगलोंग है। एक ट्राइबल एरिया का नाम नॉर्थ कछार हिल है और एक का नाम जो है वह बोडोलैंड ट्राइबल एरिया है। और अगर हम कुल ट्राइबल एरियाज की चर्चा करें तो देखो भाई 10 ट्राइबल एरियाज हैं। 10 ट्राइबल एरियाज हैं। कहां पर? बोले आसाम में, मिजोरम में, मेघालय में और साथ ही साथ हमारे कहां पर? बोले त्रिपुरा में। 3 ट्राइबल एरिया आसाम में है, 3 मिजोरम में है, 3 मेघालय में है और एक ट्राइबल एरिया जो है वो कहां है? बोले सर त्रिपुरा में है। अब प्रोविजंस क्या है जो इन पर एप्लीकेबल होंगे? आपको मेरी आवाज आ रही है सभी छात्र छात्राओं को? एक बार मुझे जल्दी से कमेंट करके बता दीजिएगा ताकि हम आगे बढ़ सकें। और मैं पार्ट 10 पर चर्चा कर रहा हूं, पार्ट 10 खत्म हो जाएगा। सो प्लीज मेक श्योर कि बहुत ध्यान से। हर्षिता जी वेरी गुड इवनिंग टू यू, कोई बात नहीं, ठीक है। तो अब इन ट्राइबल एरियाज के लिए क्या होगा? बोले सर इन ट्राइबल एरियाज के लिए जैसा उसका नाम होगा, जैसे कार्बी आंगलोंग, तो यहां पर
यहाँ क्या होगा बोले सर, यहाँ एडीसी होगा, ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। क्या होगा बोलो सर, ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। एम आई वेरी क्लियर टू ऑल द पर्सन विद द सेम और नॉट? क्या होगा बोले सर, ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जो है वह यहां होगा। जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दीजिए। अब बोले सर ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल मतलब, अरे भैया कार्बी आंगलोंग डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। एम आई वेरी क्लियर टू ऑल द पर्सन विद द सेम और नॉट? जो ट्राइबल एरिया होगा उसके नाम पर उसको डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बना दिया जाएगा। ऐसे ही यहां पर रीजनल काउंसिल्स भी होंगी। क्या होंगी बोले सर, यहां पर रीजनल काउंसिल्स भी होंगी। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है, हमारे सभी छात्र छात्राओं के दिमाग में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए भाई, ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में और रीजनल काउंसिल में कुल सदस्यों की संख्या कितनी होगी बोले सर, 30 सदस्य जो हैं वह इनमें रहेंगे। एम आई वेरी क्लियर टू ऑल द पर्सन विद द सेम और नॉट? और हम फिर इसके बाद जाकर जब इसका बाइफिकेशन देख रहे हैं, तो मुझे जल्दी से कमेंट करके बताइए कि कितने सदस्य जो हैं वो इलेक्टेड हैं और कितने सदस्य जो हैं वो नॉमिनेटेड हैं। अरे प्रशांत जी, हम जब शेड्यूल नंबर 5 की चर्चा करते हैं तो ये शेड्यूल नंबर 5 में इनके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए दो बॉडीज के क्रिएशन की बात करी गई है। बोले सर ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, और अगर कोई रीजन है तो उसके लिए रीजनल काउंसिल। और दोनों ही बॉडीज में कुल सदस्यों की संख्या कितनी होगी बोले सर, 30 होगी। और इस 30 में से 26 सिलेक्टेड होंगे और 4 जो है वह नॉमिनेटेड होंगे। जैसे अभी हमने शेड्यूल नंबर 5 में पढ़ा था ना, ट्राइबल एरिया, ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के कंटेक्स्ट में या टीएसी के कंटेक्स्ट में। क्या आप में से, ठीक है, हेडिंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट, आगे बढ़ रहा हूं, ध्यान से देखने सुनने समझने का प्रयास करिएगा। आवाज नहीं आ रही आपको मेरी? इज देयर एनी इशू विद एनी इंडिविजुअल, दोज हु आर कनेक्टिंग हियर? क्लियर है सारी चीजें? बिकॉज मेरी स्क्रीन पर ना सारी चीजें जो है मुझे क्लियर दिखाई दे रही हैं। ठीक है, सो आई वाज हेडिंग विद दिस, आगे बढ़ रहा हूं, ध्यान से देखने सुनने समझने का प्रयास करिएगा भाई। वो डिस्कार्ड हो गया है जो मैं कुछ आपको बता रहा था, अभी मुझे दोबारा से यहाँ जो है फिर से मेंशन करना होगा। तो यहां आपसे क्या कहा गया, कि यहां आपसे कहा गया कि 10 ट्राइबल एरियाज हैं। कितने ट्राइबल एरियाज को रिकॉग्नाइज किया गया है बोले सर, 10 ट्राइबल एरियाज को रिकॉग्नाइज किया गया है। किन रीजन्स में 10 ट्राइबल एरियाज को रिकॉग्नाइज किया गया है बोले, आसाम में, मिजोरम में, मेघालय में और साथ ही साथ त्रिपुरा में। कितने कितने हैं बोले सर, यहां 3 हैं, यहां 3 हैं, यहां 3 हैं और यहां जो है 1 है। अब उसके बाद जाकर इनके लिए क्या होगा, तो बोले सर इनके लिए जो है, यहां जब हम इनके एडमिनिस्ट्रेशन की चर्चा कर रहे हैं तो इनके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए दो बॉडीज का एग्जिस्टेंस है। एक बॉडी को जो हम कंसीडर करते हैं वह कंसीडर करते हैं, क्या कंसीडर कर रहे हैं बोले सर, एडीसी, जिसकी स्ट्रेंथ जो है वह 30 मेंबर्स है। और एडीसी का फुल फॉर्म जो है वह है ऑटोनॉमस, ऑटोनॉमस, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। क्या है बोले सर, ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। और ऐसे ही कोई रीजन है तो उस रीजन के लिए क्या है बोले सर, रीजनल काउंसिल्स। और इन दोनों की ही स्ट्रेंथ जो है वह 30 मेंबर्स है। इसमें से 26 जो है वह इलेक्टेड हैं और 4 जो है वह नॉमिनेटेड हैं। और जैसा मैंने अभी आपको बताया कि भाई एक ट्राइबल एरिया है जिसे किस नाम से कंसीडर किया जाता है बोले सर, बोडोलैंड के नाम से कंसीडर किया जाता है, बोडोलैंड ट्राइबल एरिया। तो इस बोडोलैंड ट्राइबल एरिया के लिए स्ट्रेंथ क्या हो जाती है बोले, 46। और इस 46 में से 6 जो है वह नॉमिनेटेड हैं और एट द सेम टाइम जो है वह आपके जो 40 हैं वह कैसे हैं बोले सर, इलेक्टेड हैं। वेरी क्लियर टू ऑल द पर्सन विद द सेम और नॉट? जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दीजिए, क्या मैं क्लियर हूं आपको? अभी खुशबू जी पूछ रही, अरे खुशबू जी, अगर किसी, एक होता है क्षेत्र और एक है एरिया स्पेसिफिकली, ठीक है, एक डिस्ट्रिक्ट है,
तो उस डिस्ट्रिक्ट के कंटेक्स्ट में क्या किया गया है, ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का क्रिएशन किया गया है। और अगर किसी एक गवर्नर डिक्लेयर करने जा रहा है किसी रीजन को, कोई क्षेत्र है, कोई टेरिटरी है, उसको रीजन डिक्लेयर करने जा रहे हैं, उसको डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर करने जा रहे हैं, इट डिपेंड्स अप टू द गवर्नर बेसिकली। तो आपकी ये दोनों बॉडी साइमल्टेनियसली जो है वो एग्जिस्ट कर सकते हैं। अब राधा जी पूछे, बोले सर बोडोलैंड जो है वह त्रिपुरा का है क्या? अरे नहीं राधा जी, त्रिपुरा में ही त्रिपुरा है। बोडोलैंड जो है वह आसाम का, अभी तो बताया था मैंने आपको। कार्बी आंगलोंग जो है, बोडोलैंड जो है, और नॉर्थ कच्छार हिल जो है, ये तीनों जो है वह आसाम के साथ संबंधित है। एम आई वेरी क्लियर टू यू विद द सेम? जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए, क्या मैं क्लियर हूं राधा जी आपको? त्रिपुरा के कंटेक्स्ट में तो त्रिपुरा ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है। आगे बढ़ रहा हूं, ध्यान से देखने सुनने समझने का प्रयास करिएगा। अब हमें क्या समझना है, बोले लेकिन सर यहाँ का गवर्नर जो है बड़ा पावरफुल है। क्यों गवर्नर बहुत पावरफुल है? बोले सर खासकर आसाम का गवर्नर जो है वह बहुत पावरफुल है। बोले सर आसाम का गवर्नर अपने आप में राष्ट्रपति है। ही एक्ट्स लाइक द प्रेसिडेंट। इसका मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि अगर ये किसी भी एक्ट को रिपील करना चाहता है या अमेंड करना चाहता है, इससे किसकी जरूरत नहीं है? बोले सर नो प्रेसिडेंट अप्रूवल। नो प्रेसिडेंट अप्रूवल। एम आई वेरी क्लियर टू ऑल द पर्सन विद द सेम और नॉट? पार्लियामेंट का जो एक्ट है या स्टेट का जो एक्ट है, उसको यह बिना राष्ट्रपति के अप्रूवल के क्या कर सकता है? बोले सर अमेंड और रिपील कर सकता है। मतलब कितना पावरफुल है। संसद ने कोई लॉ पास किया है तो वह आसाम का गवर्नर क्या कर रहा है? बोले उस लॉ को कैंसिल कर सकता है। और वहीं जब हम मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा की चर्चा करते हैं, तो मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा का गवर्नर इतना पावरफुल है कि वह स्टेट लेजिस्लेचर के एक्ट के लिए उसे राष्ट्रपति का रिकमेंडेशन रिक्वायर्ड नहीं है, नो रिकमेंडेशन। लेकिन जब हम पार्लियामेंट्री एक्ट के कंटेक्स्ट में चर्चा कर रहे हैं, तो पार्लियामेंट्री एक्ट को रिपील करने के लिए या अमेंड करने के लिए उसे जो राष्ट्रपति का अप्रूवल है उसकी जरूरत है। सो एम आई वेरी क्लियर टू ऑल द पर्सन विद द सेम और नॉट कि भैया इन रीजंस को ऑटोनॉमी हम देना चाहते थे। आप में से कई सारे छात्र छात्राएं हो सकते हैं जिन छात्र छात्राओं के मन में यह सवाल हो सकता है कि सर एक क्यों अलग से एक व्यवस्था जो है वह जनरेट करी जा रही है? अरे बेटा, ये पिछड़े लोग हैं, इनका कल्चर जो है वह थोड़ा सा अलग है हमसे, ये बैकवर्ड लोग हैं, जीवन यापन करने के लिए जो जंगलों पर निर्भर हैं। तो इस वजह से क्या किया जा रहा है? बोले सर इस वजह से हम इन्हें स्वशासन दे रहे हैं, क्योंकि इनकी इथनिसिटी अलग है, इनके कल्चर्स अलग हैं, इनके बिलीफ्स जो हैं, फेथ्स जो हैं वो अलग हैं, और इनकी डिपेंडेंसी जो है वो फॉरेस्ट पर हमें नजर आती है। Am I very clear to all the person with the same or not? जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दीजिए क्या मैं क्लियर हूं आपको। ठीक है, दैट्स वेरी गुड। सो राइट नाउ हेडिंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट। तो आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि भाई पार्ट 10 जो है हमारा खत्म हो गया। अब बोले सर नहीं, पार्ट 10 में तो एक और आर्टिकल बचा हुआ है। कौन सा आर्टिकल बचा हुआ है? बोले सर पार्ट 10 जो है हमारा, तो उस पार्ट 10 में हमारे पास एक और आर्टिकल है जिसे हम 244 ए के नाम से कंसिडर करते हैं। बोले सर 244 ए के नाम से कंसिडर करते हैं। मेरे पास ना सवाल है, और मैं ये सवाल जो है, आप में से आप जानते हैं कि हमने कुछ नया स्टार्ट किया हुआ है। हम हमारी ऑनलाइन शिक्षा को जो है वह बेहद रिवॉल्यूशनरी बनाने का प्रयास करते हैं। तो इसी रिवॉल्यूशन के चलते हुए, इसी क्रांति के चलते हुए किसी छात्र के पास जो है वह फोन आने वाला है। गिरिराज जी, आवाज आ रही है आपको? जी सर, आ रही है। कैसा महसूस कर रहे हैं? आजकल आपको रोज कॉल किया जा रहा है।
चलिए मुझे गिरिराज जी ये बताइए कि आर्टिकल 244 ए का इंसर्शन जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वह किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के माध्यम से हुआ? ये नहीं पता। गिरिराज जी इस विश्वास करिएगा, किसी ने कहा है मुझे रोज आपको कॉल करने के लिए। नहीं सर, वो दिक्कत नहीं है, आप कभी भी कॉल करेंगे। नहीं वो तो मैं करूंगा ही मेरे भाई, कभी भी कॉल। मैं एक्चुअली आपको कॉल नहीं करता था ना अभी प्रीवियस क्लासेस में, तो लोगों को ये था कि आप वो जो है सर गिरिराज जी को कॉल नहीं करते हैं, तो मैंने कहा मैं मुझे मालूम है मुझे गिरिराज जी को कब कॉल करना है। ये सर ये वाला तो नहीं पता। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं गिरिराज जी, थैंक यू वेरी मच टू यू। तो अभी ना आप में से किसी अन्य छात्र छात्रा के पास जो है वह फोन आने वाला है, सो प्लीज मेक श्योर कि आप निश्चित तौर पर जो है वह लाइन पर रह सकें और रिस्पॉन्ड कर सकें मुझे। मतलब आपस में कंपटीशन है छात्र छात्राओं में। मेरा कोई ना होके भी कुछ लागे, यारे जो भी छोड़ के। खुशबू जी आवाज आ रही है आपको? Can you please let me know about the Constitutional Amendment Act, because of which or by which the Article 244A was inserted into Indian Constitution? चलिए खुशबू जी कोई बात नहीं, थैंक यू वेरी मच टू यू एज वेल। सो वन मोर लास्ट स्टूडेंट, अभी विधि अगर दिक्कत आ रही है बेटा तो उसे प्लीज है ना आप रिकॉर्डेड ही रेफर करो, बिकॉज आई वुड सजेस्ट कि अगर मैनेज नहीं हो रहा है तो फिर रिकॉर्डेड देख लीजिएगा तो ज्यादा ठीक है, बिकॉज मेरे एंड से ना सारी चीजें ठीक है और मेरे एप्लीकेशन में मैं खुद फोन में क्लास चला रहा हूँ यहाँ पर, ताकि अगर कोई दिक्कत होती जाती है तो मैं समझ पाऊँ। या तो आप रिकनेक्ट कर लीजिए उसको प्लीज। आप ऐसे कितने ऐसे छात्र छात्राएं जिनको अभी दिक्कत आ रही है, इंस्टेंट बताइए मुझे, कितने छात्र छात्राएं जिनको दिक्कत आ रही है मेरी आवाज में? जिसको भी दिक्कत आ रही है ना प्लीज अभी उसको फिर रिकॉर्डेड रेफ। आप उसको, इसीलिए मैं कह रहा हूँ राधा जी, उसको ना दूसरे तरीके से मत लीजिएगा कि सर कुलदीप सर आप इतना आसानी से कैसे कह देते हो हमसे कि हम रिकॉर्डेड सेशन जो है वो विजिट कर लें। मैं इतनी आसानी से इसलिए कह देता हूँ आपसे ताकि मैं आपका समय जो है वो वेस्ट ना करूँ और आप जो है उसे रिकॉर्डेड मोड में जाकर फिर देख पाए, तो वो एक बार में बहुत फाइन चलेगा। इतना ही आसान है सारी चीजें। चलिए तो मनीष जी चाहते हैं कि सर उन्हें कॉल किया जाए। मनीष जी उम्मीद है कि आपको कॉल जो है वह लग जाएगा। देखिए आपकी स्क्रीन पर कॉल आने वाला है। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी व्यस्त है, तो मनीष जी आप ही कर लीजिए अपनी तरफ से अपने एंड से मुझे कॉल। दैट वुड बी गुड इन द इंटरेस्ट ऑफ यू। कोई ना काला वाला जादू करके रखा हुआ है जिसकी वजह से इधर से जब तक आप नहीं चाहेंगे, जैसे मैं नहीं चाहता कि तब तक मुझे कॉल नहीं किया जाता, ऐसे ही जब तक आप नहीं चाहें तब तक आपको कॉल नहीं किया जा सकता। ओके विधि। मनीष जी आवाज आ रही है? Yes sir, good evening sir. गुड इवनिंग, कैन यू प्लीज लेट मी नो द सेम? Yes sir, can you pardon your question please? By which constitutional amendment act the article 275 clause number 1 was inserted in the Indian constitution? सर आर्टिकल कितना बोले, एक बार फिर से बोलिए। 275 clause number 1. सर आर्टिकल 20 सॉरी अमेंडमेंट 22nd अमेंडमेंट 1969। And by which constitutional amendment act article 244 clause number sorry exactly 244 A was inserted in the Indian constitution? 244 is
सर इसका आंसर होगा सर 22nd अमेंडमेंट 1965। अच्छा, और वो 275 वन वाले का? उसका सर ऑप्शंस मिले बता सर, याद नहीं आ रहा, मतलब कंफर्म नहीं याद आ रहा। नहीं कोई बात नहीं, आप मुझे लगभग लगभग बता दें, कंफर्म मैं कर लूंगा अपने आप। सर ऑप्शन दीजिए प्लीज। अरे मेरे भाई, ऑप्शन का तो खेल ही नहीं खेलते हम। सर नहीं पता। 22nd Constitutional Amendment Act 1969 is the amendment which inserted one article and one clause in the Indian Constitution, Article 244A as well as the Article 275 clause number 1. ओके सर, दोनों का सही है। ठीक है, ओके सर, ओके मनीष जी। सो एम आई वेरी क्लियर टू ऑल द पर्सन विद द सेम और नॉट? जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दीजिए क्या मैं आप सभी छात्र छात्राओं को बिल्कुल क्लियर हूं अभी इसके साथ। तो ये कुछ चीजें ना बेहद जरूरी हैं सबको सीखना। आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए भाई। आगे बढ़ रहा हूं, ध्यान से देखने सुनने समझने का प्रयास करिएगा। कमिंग बैक टू दिस ओनली। अब बोले सर ये 244A इसका इंसर्शन आपने बताया कि है 22nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1969 के माध्यम से इंसर्ट किया गया। तो बोले सर इसमें क्या था? बोले हमने ना एक आर्टिकल और पढ़ा हुआ है। कौन सा आर्टिकल पढ़ा है? बोले अच्छा मेरे पास ना अभी सवाल है। देखो मेरा मन ना, जितना आपका मन चंचल है उतना ही मेरा भी मन चंचल है, लेकिन आपका मन चंचल कभी भी उठता है कई लोगों का। मेरा मन चंचल मन जो है ना, वो उसे मालूम है कि किस समय पे चंचल होना है। तो अभी आप में से किसी एक के पास जो है फिर से फोन आने वाला है, और प्लीज मेक श्योर कि आप मुझे जो है रिस्पॉन्ड कर सकें, बिकॉज पढ़ाया है मैंने आपको। अंजलि जी, अंजलि जी आवाज आ रही है आपको मेरी? Can you please let me know by which constitutional amendment at Article 239A was inserted in the Indian Constitution? चलिए कोई बात नहीं अंजलि जी, एक और सवाल पूछ लूं क्या? साउंड्स ग्रेट अंजलि जी। ये पुडुचेरी की कंटेक्स्ट में ना हमने एक अमेंडमेंट पढ़ा हुआ है। विच अमेंडमेंट इज हैविंग एसोसिएशन विद द पौंडीचेरी और द पुडुचेरी? अंजलि जी बड़े अच्छे तरीके से आपने मुझसे कहा था कि सर पॉलिटी पर तो बड़ा अच्छा होल्ड है और बन जाते हैं क्वेश्चंस, लेकिन हिस्ट्री के क्वेश्चंस नहीं बनते हैं सर। अंजलि जी मतलब आप यकीन मानिए पिछले 3-4 दिन में मैं जितने भी क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपसे, मुझे तो नहीं लग रहा एक भी बनते हुए। और इसका मतलब ये नहीं है ना कि हमें बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट्स डाल के अब रात भर बैठ के पढ़ना है। आई एम नॉट सेइंग जस्ट बिकॉज कि आप रात में बैठे और फिर पढ़ने के लिए पूरी कॉन्स्टिट्यूशन जो है रिवाइज करें, लेकिन एटलीस्ट जो कुछ हमने पढ़ा है वो कम से कम दिमाग में रहना चाहिए चीजें। और अभी हम पढ़ेंगे सारी चीजें फिर से। पार्ट 1 का ये क्वेश्चन है और अभी मैं दोबारा से आगे जाकर आपको पढ़ाऊंगा। एक्स्ट्रा एफर्ट्स अपने आप से डालिए मत, लेकिन अगर कुछ चीजें हम कम से कम दिमाग में रख सकते हैं तो वेरी गुड, नहीं रख सकते हैं कोई बात नहीं, सीख जाएंगे सारी चीजें। चलिए ठीक है अंजलि जी, थैंक यू। तो आप में से कोई छात्र छात्रा मुझे बताना चाहते हैं कि आर्टिकल 239A जो है इसका इंसर्शन किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के माध्यम से हुआ है? इज देयर एनी इंडिविजुअल हु वांट टू से सो? कई सारे छात्र छात्राओं के मन में सवाल आता है। शालिनी त्रिपाठी जी had started 14th constitutional amendment at 1962. You guys can put forward your hands together for her. She had started the correct answer. तो शालिनी त्रिपाठी जी ने बिल्कुल सही आंसर बताया कि सर वो 14वां संवैधानिक संशोधन 1962 है, जिस 14वें संवैधानिक संशोधन 1962 के माध्यम से क्या कर दिया गया? बोले सर पौंडीचेरी जो है या पुडुचेरी जो है उसको एक यूनियन टेरिटरी का स्टेटस दिया गया। अरे मेरे भाई स्टेटस नहीं दिया गया, हमें हमारे कुछ छात्रों के मन में ना, अभी मैं आगे जाकर पार्ट 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाने वाला हूं। तो पार्ट 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि 14 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एट 1962। तो आप में से कुछ चंचल से छात्र छात्राएं होंगे, कुछ हमारे मासूम से
छात्र छात्राएं होंगे, कुछ हमारे नाजुक से छात्र छात्राएं होंगे, उनके मन में फिर से सवाल आएगा, सर एक बात बताइए, आपने तो हमें आर्टिकल नंबर 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाया था, और आर्टिकल नंबर 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाते हुए आपने हमसे कहा एनी चेंज व्हिच इज गोइंग टू बी ऑकर्ड इन द इंडियन यूनियन by the medium of the admission of a state or by the medium of bifurcation of any particular state, that particular change will not be subject to a constitutional amendment. बिल्कुल मैं ऐसा ही आपको पढ़ाता हूँ और ऐसा ही मैं आपसे कहता हूँ, लेकिन मैं कुछ और भी आपसे कहता हूँ। मैं आपसे कह रहा हूँ कि आर्टिकल नंबर 4 जो है वो हमें बताता है कि अगर कोई भी चेंज शेड्यूल नंबर 1 में या शेड्यूल नंबर 4 में होने जा रहा है, तो वह चेंज जो है वह सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट एज पर आर्टिकल 368 नहीं होगा। अरे और देखो, बड़े अच्छे तरीके से सुनना और बड़े अच्छे तरीके से समझना हमारे सभी छात्र छात्राएं, क्या कहा गया, बोले सर हमने आर्टिकल 239 ओरिजिनल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में था, और ओरिजिनल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 239 की जब हम चर्चा करते हैं, कल ही मैंने आपको पढ़ाया था कि इसमें यूनियन टेरिटरी के प्रोविजंस हैं, और उसके कंटेक्स्ट में बहुत क्लियरली कहा गया था, प्रेसिडेंट विल अपॉइंट अ एडमिनिस्ट्रेटर टू एडमिनिस्टर द यूनियन टेरिटरी by whatever the name that administrator will be appointed as he thinks fit। तो सिर्फ एक ही आर्टिकल था कि भैया राष्ट्रपति जो हैं वही क्या कर देंगे, बोले सर एक एडमिनिस्ट्रेटर को अपॉइंट कर देंगे और यह एडमिनिस्ट्रेटर यूनियन टेरिटरी को क्या करेगा, गवर्न करेगा, जिस तरीके से राष्ट्रपति बताने जाएंगे। अब अभी वो 14वां संवैधानिक संशोधन 1962 हुआ, 14th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1962, और 14th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1962 के माध्यम से आर्टिकल 239 ए इंसर्ट किया गया, जिसके माध्यम से कहा गया कि भैया इस लेजिस्लेचर में, इस यूनियन टेरिटरी में, इन द कंटेक्स्ट ऑफ द पॉन्डिचेरी क्या किया जा सकता है, बोले सर इन द कंटेक्स्ट ऑफ द पॉन्डिचेरी हम आपका जो लेजिस्लेचर है उसका क्रिएशन कर सकते हैं, हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो हैं उसका क्रिएशन कर सकते हैं, या हम दोनों का ही क्रिएशन कर सकते हैं। एम आई वेरी क्लियर टू ऑल द पर्सन? क्यों जोड़ा गया आर्टिकल, क्यों हमने वो अमेंडमेंट किया 14th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, ताकि हम एक नया प्रोविजन इस तरीके का जोड़ सकें जो संविधान में था ही नहीं। और ये शेड्यूल 1 और सिर्फ शेड्यूल 4 को अफेक्ट नहीं कर रहा था, ये तो हमारे भारतीय संविधान के एक पार्ट को अफेक्ट कर रहा था, इसलिए हमें एक अमेंडमेंट की जरूरत पड़ी। अब बोले सर एक ऐसी चर्चा कर क्यों रहे हो आप हमसे, why you are having such broad discussion by the day? क्योंकि मैं पार्ट 10 आपको पढ़ा रहा हूं, पार्ट 10 पढ़ाने की वजह अंजलि कुमारी जी हैं, इन्होंने मुझसे कल क्वेश्चन पूछा कि सर वो एक 69th बीपीएससी में आया था, आपने हमें शेड्यूल्स पढ़ाए, और यहां भी पूछा था इन्होंने क्लास में भी कि सर शेड्यूल नंबर 5 जो है वो किस क्लास ऑफ पर्सन के साथ, पीपल के साथ संबंधित है। तो मैंने सोचा चलो पूरा ही पढ़ा देंगे, कोई बात ही नहीं है, पार्ट 10 इस तरीके से खत्म भी हो जाएगा, हमारे छात्र छात्राओं को अच्छा भी लगेगा। कुछ छात्र छात्राओं को कई बार लग जाता होगा मन में, बोले अरे सर 28 अप्रैल में पेपर है, सिलेबस कैसे खत्म होगा। तो तुम्हें उसकी चिंता करनी नहीं है ना, तुम तो रोज आओ, रोज पढ़ो, चैन से सब हो जाएगा। देखो अभी पार्ट 10 खत्म हो जाएगा आज, और उसके बाद जाकर वो जो सोर्सेस हैं वो भी खत्म हो जाएंगे। तो ऐसे ही अब क्या किया गया, बोले सर 244 ए किया गया, और 22nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1969 के माध्यम से कुछ कहा गया। बोले क्या, बोले सर क्रिएशन और फॉर्मेशन, क्रिएशन और फॉर्मेशन। बोले सर किसका क्रिएशन, किसका फॉर्मेशन? क्रिएशन और फॉर्मेशन ऑफ ऑटोनॉमस स्टेट, ऑफ ऑटोनॉमस स्टेट। Am I very clear? In Assam, autonomous state, in tribal areas of Assam, आसाम के जो ट्राइबल एरियाज हैं, उन आसाम के ट्राइबल एरियाज में ऑटोनॉमी देने की बात करी गई। अब बोले सर कैसे करेंगे? बाय क्रिएशन ऑफ लोकल लेजिस्लेचर। बोले सर या तो हम क्या कर दें, बोले सर लोकल लेजिस्लेचर को क्रिएट कर दें बाय क्रिएशन ऑफ लोकल लेजिस्लेचर। वहां पर जो हमारा लोकल लेजिस्लेचर है उस लोकल लेजिस्लेचर को क्रिएट कर दें, या फिर क्या क्रिएट कर दें,
बोले सर या क्रिएट कर दें हम यहाँ पर स्पेसिफिकली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, या फिर यहां पर हम क्या क्रिएट कर दें? बोले सर बोथ। आपको एक पॉइंट समझना है कि देखो शेड्यूल 6 के जो प्रोविजंस थे वो 26 जनवरी 1950 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में थे। मतलब ऑटोनॉमी तो हम इन्हें पहले से दे रहे थे। स्नेहा जी, महिमा जी, शालिनी त्रिपाठी जी, विशाल जी, आशुतोष जी, अमन जी, देवांश जी, ऋतिक जी, गिरिराज जी, हमारे सभी छात्र छात्राएं जो एमपीपीएससी ओबीपीएससी का छात्र छात्राएं। लेकिन 1969 में और ऑटोनॉमी की डिमांड चल रही थी भैया। 1950 वाले दौर में ही हमारे यहाँ क्या चल रहा था? बोले सर 1950 वाले दौर में ड्यूरिंग 1950s there was a popular demand of an autonomous state by bifurcating the Assam, कि भैया आसाम को बाइफरकेट कर कुछ ऑटोनोमस स्टेट्स जो है उनका क्रिएशन किया जाए। एंड आफ्टर द प्रोलॉन्ग्ड एडिशन Meghalaya had been carved out as a state in the year of 1972. Am I very clear to all the person with the same or not? क्या किया गया? बोले सर वो आसाम को ही बाइफरकेट कर 1972 में हम देख रहे हैं कि मेघालय हमें नजर आ रहा है, अरुणाचल प्रदेश हमें नजर आ रहा है। तो वो इसी वजह से नजर आ रहा था कि वहां ऑटोनोमस स्टेट की क्रिएशन की बात करी जा रही थी। कार्बी आंगलोंग जो है उस मूवमेंट का हिस्सा हुआ करता था इन द ईयर ऑफ 1972 ओनली। जस्ट ट्राई टू हियर मी आउट ओवर द सेम। आशुतोष जी, मनीष जी, श्रुति जी, प्रियंका जी, खुशबू जी, ऑल माय एमपीपीएससी एंड बीपीएससी एस्पिरेंट्स are. When the demand of the autonomous state in the Assam was going on, Karbi Anglong tribal area was also the part of that demand. Oh, sorry, the movement. The Indian government in the year of 1972 provided an opportunity, provided an option to the Karbi Anglong either to stay with the Assam or to go with the or to join the Meghalaya. And Karbi Anglong decided to stay with the Assam region only. In return of this, the government of India promised the more power to the Karbi Anglong. More power? Which means, well, sir, from the schedule number 6, Karbi Anglong was already enjoying the power of it as an autonomous region. The ADC was there, the RC was there. But we have to be thoroughly clear, the ADCs cannot legislate in context of the land and order. The law and order, sorry. So Karbi Anglong had been wasted the power of legislating over the law and order as well. Am I very clear to all the person with the same or not? Such adjustment had been done in the year of 1972 between the government of India and the Karbi Anglong. And then Karbi Anglong decided to stay with the Assam only. अरे बड़ा शानदार लेवल पर हम चीजों को पढ़ने वाले हैं। So you just have to be thoroughly clear कि भैया हमने और पावर दे दी कार्बी आंगलोंग को कि आप क्या करिए, कोई दिक्कत नहीं, आपको हम लॉ एंड ऑर्डर जो है उस पर भी लेजिस्लेशन का अधिकार देने जा रहे हैं। और यहां मैं हमारे सभी छात्र छात्राओं को बताना चाहूंगा कि हम जो हमारे छात्र छात्राएं पहली बार पॉलिटी पढ़ रहे हैं या इस लेवल पर पॉलिटी पढ़ रहे हैं, आप विवेक का परिचय दीजिएगा, आप धैर्य का परिचय दीजिएगा। पार्ट 10 हमने पढ़ा है, पार्ट 1 अभी नहीं पढ़ा हमने। तो हम जब पार्ट 10 पढ़ चुके हैं तो जब हम दोबारा से पार्ट 10 तक पहुंचेंगे, हालांकि मैं पढ़ाऊंगा नहीं आपको आगे जाकर पार्ट 10, लेकिन आपके दिमाग में सारी चीजें जो है वो समय के साथ जो है वो ऑटोमेटिकली कंक्रीट फॉर्म में सेट होती चली जाएंगी, आपको समझ आती चली जाएंगी। बट एट द सेम टाइम जो हमारे छात्र छात्राएं ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, प्लीज मेक श्योर कि चीजों को याद रखने का प्रयास करिएगा। तो जो नए हैं, न्यू कमर्स हैं, उनसे सिर्फ एक ही है कि धैर्य का परिचय दीजिएगा, घबराइएगा नहीं, थोड़ा सा कठिन टॉपिक है, समय के साथ जो है वह समझ आना स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि हमारे कुछ ऐसे छात्र छात्र हैं जो लगातार 3-4 वर्षों से मुझसे पढ़ रहे हैं, मैंने इन्हें नहीं पढ़ाया 244 आज तक। हाँ खुशबू जी, सब मिक्स ही होता है ना, कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑल अबाउट मिक्सिंग, है ना। देखो हमने पार्ट 1 पढ़ लिया, हमने शेड्यूल्स पढ़ लिए, हमने पार्ट 10 पढ़ लिया, सब कुछ मिक्स ही होना है आगे जाकर। यही तो मैंने कहा अभी कि धैर्य का परिचय दीजिएगा, विवेक का
परिचय दीजिएगा, शांति का परिचय दीजिएगा, अपने मन में ये रखिएगा कि नहीं भैया आएगा समय के साथ। क्योंकि जिस लेवल पर हम चीजों को पढ़ रहे हैं, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप कहीं भी पढ़ लीजिए, वो आर्टिकल 244A जो है वो नहीं पढ़ाया जाता, नहीं बताया जाता। इवन मैं नहीं पढ़ाता हूं, पिछले 6 साल में मैंने किसी को नहीं पढ़ाया, लेकिन आप चूंकि अब आप जानते हैं कि आपने एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर ज्वाइन किया हुआ है। 22nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1969, गिरिराज जी, 22वां संवैधानिक संशोधन। 1969 में 27 कैसे हो जाएगा जब 24वां संवैधानिक संशोधन ही 1971 में हुआ है? तो क्योंकि अब आप गुरुकुल पर कनेक्ट कर रहे हैं, तो मेरी सिंसियर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप निश्चित तौर पर उन दूसरे छात्र छात्राओं के तुलनात्मक तौर पर कहीं ना कहीं अच्छा महसूस कर सकें, और आपके पास जो जानकारी है, आपके पास जो फैक्ट्स हैं, वो उनके कंपैरिजन में अच्छे हो सकें, जो किसी अन्य प्लेटफॉर्म का या आजकल की जो सस्ती शिक्षा है उसका हिस्सा है। आपने जब महंगी शिक्षा को ज्वाइन किया है तो कुछ तो अलग पढ़ेंगे ही हम। कमिंग बैक टू दिस ओनली, तो यहाँ भाई थोड़ा सा धैर्य दीजिएगा, परिचय दीजिएगा, और याद रखिएगा कि समय के साथ सारी चीजें जो हैं वह फिर से समझ आएंगी। और इसी के साथ जो है पार्ट 10 खत्म हो गया, पार्ट 10 जो है यह एंड हो गया। वेरी क्लियर टू ऑल द पर्सन विद द सेम और नॉट? 244A क्या कर सकते हैं? बोले सर आसाम के जो ट्राइबल एरियाज हैं उनमें आपका स्टेट लेजिस्लेचर का क्रिएशन किया जा सकता है, उनमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का क्रिएशन किया जा सकता है, दोनों का क्रिएशन किया जा सकता है। और लाइकवाइज 244 में क्या है? बोले सर 244 में शेड्यूल्ड एरियाज और शेड्यूल्ड ट्राइबल एरियाज का एडमिनिस्ट्रेशन है। चलिए आगे बढ़ रहा हूं, अब हम जो हमारे सोर्सेस हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के उस पर चर्चा करेंगे। सो कमिंग बैक टू द सोर्सेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ओनली। अच्छा, यहां हमारे सभी छात्र छात्राओं के दिमाग में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि इसको क्या कहा जाता है। बोले सर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कई बार बैग ऑफ बोरोइंग के नाम से कंसिडर किया जाता है। किसके नाम से कंसिडर किया जाता है? बोले सर बैग ऑफ बोरोइंग जो है इसके नाम से कंसिडर किया जाता है। क्यों बैग ऑफ बोरोइंग के नाम से इसे कंसिडर किया जा रहा है? जस्ट बिकॉज हमने कई सारे फीचर्स जो है उनका आइडिया दूसरे देश के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। तो कई बार इवन क्रिटिसाइज किया जाता है कि भाई आपका खुद का तो कुछ इसमें हमें नजर ही नहीं आ रहा, आपने सारी चीजें तो जो है वह दूसरे देश के संविधान से एक्सेप्ट कर ली है। लेकिन हमें यह समझना होगा हमने कॉपी कुछ नहीं किया। वी डिडंट कॉपीड एनीथिंग, प्लीज बी वेरी क्लियर विद द ओपिनियन। नॉट कॉपीड, not copied, just taken an idea, and implemented it according to circumstances of nascent democracy. Am I very clear to all the person with the same or not? अगर कोई महिमा जी, पूर्णिमा जी, रश्मि जी, नैन्सी जी, राधा जी, महिमा जी और हमारे सभी छात्र छात्र हैं, आपसे कोई कहता है कि भैया आपने तो सभी चीजें जो हैं दूसरे देश के संविधान से चुरा ली हैं, कॉपी कर ली हैं, तो आपका इस पर क्या विचार है? तो हमारा विचार बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि भाई हम चोरी वोरी नहीं करते, चोर थोड़ी हैं। हमने कॉपी भी नहीं किया, हमने सिर्फ आइडिया लिया है, और उस आइडिया को लेने के बाद जाकर हमने उसे हमारी जो परिस्थितियां हैं उन परिस्थितियों के अनुसार क्या कर दिया है? पुलिस से ढाल दिया है। हेडिंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट, आगे बढ़ रहा हूं, तो आप कौन से सोर्सेस कहां से लिए हैं ये प्रीलिम्स के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज मेक श्योर कि सभी छात्र छात्राएं बहुत ध्यान से मुझे इस पर सुन सकें। सबसे पहले जो चर्चा है वो है यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन पर चर्चा है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका पर हम चर्चा करने वाले कि हमने अमेरिका से क्या लिया है। तो बोले सर आइडिया ऑफ द प्रीएम्बल कि हमारे भारतीय संविधान में क्या होनी चाहिए? बोले सर भारतीय संविधान में एक प्रस्तावना जो है वह प्रस्तावना होनी चाहिए। एम आई वेरी क्लियर टू ऑल द पर्सन विद द सेम और नॉट? अगर कोई पूछे कि प्रीएम्बल का आइडिया कहां से लिया गया है, तो यूएसए से लिया है। हमारी और मेरे और आपके जो मौलिक अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं,
इन फंडामेंटल राइट्स का आइडिया जो है वह कहां से लिया है? तो बोले सर मौलिक अधिकार का जो आइडिया है यह भी हमने अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से ही लिया है। उसके बाद जाकर हमारी जो सरकार का फेडरल होना है, द फेडरल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, even the idea of this we have taken up from the American Constitution only। और उसके बाद जाकर ये जो जुडिशियल रिव्यू है, इस जुडिशियल रिव्यू के कंटेक्स्ट में कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आइडिया ऑफ जुडिशियल रिव्यू हैव बीन टेकन फ्रॉम विच कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारे दिमाग में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि इसका आइडिया हमने अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। और अगर कोई आपसे पूछना चाहे कि जुडिशियल रिव्यू का मतलब क्या है, बोले सर टू एग्जामिन, बताएं नितिन जी, बताएं आप। टू एग्जामिन द एक्ट ऑफ लेजिस्लेशन, लेजिस्लेटिव बॉडी एंड एग्जीक्यूटिव बॉडी, जो हमारी लेजिस्लेटिव बॉडी है और जो हमारी एग्जीक्यूटिव बॉडी है, इनके जो एक्ट हैं उनको क्या करना, बोले सर रिव्यू करना ही क्या कहलाता है? बोले सर जुडिशियल रिव्यू कहलाता है। तो हमने जुडिशियल रिव्यू का आइडिया भी कहां से लिया है? हमने जुडिशियल रिव्यू का आइडिया भी अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। उसके बाद जाकर हम अभी आगे जाकर एक आर्टिकल पढ़ेंगे, जिस आर्टिकल में हम चर्चा करेंगे कि हमारा 53 पढ़ेंगे बेसिकली, और उस आर्टिकल में हम देखेंगे कि राष्ट्रपति जो है हमारे यहाँ की जो आर्म्ड फोर्सेस हैं, सर वहां, अरे मेरे भाई फेडरलिज्म गवर्नमेंट है। मैंने नितिन जी एक सेशन का आप हिस्सा नहीं थे, एक पर्टिकुलर सेशन में, आपके प्रीवियस सेशंस हो गए क्या पूरे नितिन जी? आर यू डन विद द ऑल प्रीवियस सेशंस ऑफ द इंडियन पॉलिटी? Or you was there in the particular session where I had explained Anjali ji and rest of the individuals about the federation as well as the federal government। तो मैंने एक दिन ना एक सेशन का, अच्छा नहीं हुआ ना तो देखिएगा क्लासेस को नितिन जी, वहां मैंने एक दिन समझाया था कि फेडरेशन क्या होता है, और एट द सेम टाइम मैंने ये भी समझाया था कि जो फेडरलिज्म है वह फेडरलिज्म क्या होता है। अच्छा, यू हैव अटेंडेड दैट पर्टिकुलर क्लास आल्सो, ठीक है। हम कंट्री के नेचर की चर्चा कर रहे हैं कि हमारे यहाँ जो सरकारें हैं उन सरकारों के को जब ये अधिकार होता है कि वह सेपरेट हो सकती है नितिन जी, तो इसे कहा जाता है फेडरेशन। तो वहां की जो पॉलिटिकल यूनिट्स हैं, बेसिकली व्हेन द पॉलिटिकल यूनिट्स आर हैविंग दैट पावर दैट दे कैन सेपरेट आउट, which means we are talking about the federation form of this, that is the political units। तो वह क्या है? तो उसे हम कहते हैं कि अमेरिकन जो टेरिटरीज हैं वो क्या कर सकती हैं, बोले सर अमेरिका के फेडरेशन से विभाजित हो सकती हैं। और जब हम फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की चर्चा करते हैं, which means the power have been shared between the local government as well as the federal government। Am I very clear to you with the same or not? कि हमने ये आइडिया कहां से लिया कि भैया ये आपको समझना है कि सरकारों के बीच में क्या होना चाहिए, बोले सर आपकी पावर्स का विभाजन होना चाहिए। Heading forward to the next, आगे बढ़ रहा हूं। So we have taken up this idea from where? The American Constitution, that federal structure of the government। And when it comes to the president as the supreme commander of the armed forces, हमारे राष्ट्रपति जो हैं वही आर्मी के क्या है, बोले सर सुप्रीम हेड हैं, वही नेवी के जो हैं वह सुप्रीम हेड हैं, और एट द सेम टाइम क्या है, बोले सर आर्मी हो गई, नेवी हो गई, और एयरफोर्स जो है तो एयरफोर्स के भी क्या है, बोले सुप्रीम हेड है। तो इसका आइडिया भी हमने कहां से लिया है? तो इसका आइडिया भी हमने अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। एंड व्हेन इट कम्स टू द इक्वल प्रोटेक्शन अंडर द लॉ, विच मीन्स हम चर्चा कर रहे हैं किसकी, बोले सर ट्रीटमेंट की, कि हमारा लॉ जो है वह किसी भी व्यक्ति को कैसे ट्रीट नहीं करेगा, बोले सर ट्रीटमेंट में भेदभाव नहीं करेगा। एवरीबडी विल बी ट्रीटेड इक्वली। Am I very clear to all the person with the same or not? जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दीजिए क्या मैं आप सभी छात्र छात्राओं को बिल्कुल क्लियर हूं। अब इसके साथ ही साथ हमारे दिमाग में कुछ और पॉइंट्स क्लियर होना चाहिए। बोले कौन से? बोले सर हमने इम्पीचमेंट प्रोसेस जो है, इम्पीचमेंट प्रोसेस मतलब हमारे राष्ट्रपति का रिमूवल, प्रेसिडेंट रिमूवल, तो हमने प्रेसिडेंट रिमूवल का आइडिया भी कहां से लिया है? बोले अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है।
और एट द सेम टाइम जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के और जो हमारे हाई कोर्ट के जजेस हैं, सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के जजेस के रिमूवल का आइडिया भी जो है वह हमने कहां से लिया है, तो यह भी हमने अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। वेरी क्लियर टू एवरी सिंगल स्टूडेंट विद द सेम और नॉट। Heading forward to the next one. You people can hear me out over the Canadian government as well or the Canadian constitution. तो कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया है? बोले सर कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने स्ट्रॉन्ग सेंटर लिया है। सबसे इंपॉर्टेंट ये है, हमारे हर छात्र छात्रा के दिमाग में होना चाहिए स्ट्रॉन्ग सेंटर। बोले सर स्ट्रॉन्ग सेंटर का मतलब क्या है? बोले सर जैसे रेजिडरी पावर्स जो हैं तो हमने किसमें वेस्ट करी हैं? तो हमने रेजिडरी पावर्स जो हैं वो स्टेट सेंटर में वेस्ट करी है। तो आइडिया ऑफ द रेजिडुअल पावर्स retained by the central government, the idea of the same have been taken from the Canadian constitution only। क्योंकि देखो भाई हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ पर एक कौन सी लिस्ट है? बोले सर आपके पास ये लिस्ट है, this one that is the union list as well as the state list as well as the concurrent list। तो यूनियन लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट और स्टेट लिस्ट में जो हमने इसको मजबूत रखा है, किसको मजबूत रखा है? बोले सर सेंटर को मजबूत रखा है। सेंटर की सब्जेक्ट्स देखिए आप, यूनियन के पास यूनियन लिस्ट में 100 सब्जेक्ट्स हैं। कॉन्करेंट लिस्ट की जब हम चर्चा करने जा रहे हैं, बोले सर यहाँ 52 सब्जेक्ट्स नजर आ रहे हैं। और स्टेट लिस्ट की जब हम चर्चा करने जा रहे हैं, यहाँ 61 सब्जेक्ट्स नजर आ रहे हैं। अगर कॉन्करेंट लिस्ट के सब्जेक्ट्स को और स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट्स को जोड़ दिया जाए, तब भी जाकर हमारा जो क्या है बोले सर स्टेट है वो क्या है, कमजोर नजर आता है। सेंटर के पास जाकर हमें तब भी ज्यादा पावर नजर आती है, क्योंकि कॉन्करेंट लिस्ट एक ऐसी लिस्ट है जहां सेंटर और स्टेट दोनों ही जो है वो लेजिस्लेट कर सकते हैं। तो आप देखिए प्रशांत जी, एक है हमारे पास यूनियन लिस्ट और एक है हमारे पास स्टेट लिस्ट और एक है हमारे पास कॉन्करेंट लिस्ट। Am I very clear to Prashant and am I very clear to all the person with the same or not? संघ सूची, राज्य सूची और एक कॉन्करेंट सूची, ये तीन समवर्ती सूची, इसे हिंदी में कहा जाता है समवर्ती सूची। ये है हमारी समवर्ती सूची, ये है हमारी राज्य सूची और ये है हमारी संघ सूची। तो इसमें भी सेंटर को मजबूत किया है। तो ओवरऑल हमारे हर एक छात्र छात्रा के दिमाग में यह होना चाहिए कि भैया हमने हमारे राज्य को जो मजबूत किया है उसका प्रोविजन कहां से लिया? बोले सर आपके कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। राइट नाउ हेडिंग फॉरवर्ड टू द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। अब जब हम ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन की चर्चा करते हैं, बेहद इंपॉर्टेंट है। बोले सर सबसे पहले पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमारे पास सेंटर में, हमारे पास स्टेट में क्या है? बोले सर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। मैं बार बार इस चीज को रिपीट कर रहा हूं। इफ समवन इज गोइंग टू आस्क यू इन द एग्जामिनेशन, इंडिया is having the parliamentary form of government at how many stages are, we must be thoroughly clear कि सेंटर पर भी क्या है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है और स्टेट पर भी क्या है बोले पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। क्योंकि यहाँ मंत्री परिषद का एक मुखिया है और उस मुखिया को केंद्र में प्रधानमंत्री के नाम से जाना जाता है और राज्य में जो है वह मुख्यमंत्री के नाम से जाना जाता है। उसके बाद जाकर आइडिया ऑफ सिंगल सिटीजनशिप, आशुतोष चौहान जी, नितिन कुमार जी, मनीष जी, विशाल जी, अमन जी, प्रशांत जी, गिरिराज जी और हमारे सभी छात्र छात्राएं, आपकी जब पहचान पर चर्चा करी जाती है तो आप क्या है बोले भारतीय, आप सिर्फ भारतीय हैं। तो आपका ये जो भारतीय होना ये कहां से लिया गया है कि भैया हमने एकमात्र देश की नागरिकता होगी, तो एकमात्र देश की नागरिकता का फीचर जो है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। रूल ऑफ लॉ, हमारे यहाँ सारी चीजें जो हैं वो किसके माध्यम से गवर्न करी जाती हैं? बोले सर लॉ के माध्यम से गवर्न करी जाती है। तो आइडिया ऑफ द रूल ऑफ लॉ हैड बीन टेकन फ्रॉम द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन ओनली। अभी आगे जाकर मैं आपको आर्टिकल नंबर 32, आर्टिकल नंबर 139, आर्टिकल नंबर 226 पढ़ाऊंगा और वहां पर हम चर्चा करेंगे किसके बारे में? बोले सर रिट्स के बारे में। और इन रिट्स में रिट्स क्या होते हैं? बोले सर रिटर्न, आप एक तरीके से ऐसे कह दीजिए कि एक रिटर्न ऑर्डर होता है हमारा। 5 प्रकार की रिट्स होती हैं। तो इसका आइडिया भी कहां से लिया है? बोले सर जो हमारा ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन है उससे ही हमने लिया है।
स्पीकर और उसकी जो क्षमताएं हैं, पावर्स हैं, वह कहां से ली हैं? बोले सर ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कैबिनेट सिस्टम जो है वह कैबिनेट सिस्टम कहां से लिया है, तो कैबिनेट सिस्टम हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बाइकैमरलिज्म का जो फीचर है, वह बाइकैमरलिज्म का फीचर वह हमने कहां से लिया है, तो वह हमने ब्रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। आयरलैंड की कॉन्स्टिट्यूशन की ओर जब हम बढ़ते हैं, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन की ओर, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ये कहां से है? बोले सर आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, यहां पूछता है एमपीपीएससी और बीपीएससी कि हमारे यहाँ जो राज्यसभा के मेंबर्स हैं जिनको नॉमिनेट किया जाता है, तो इसका आइडिया हमने कहां से लिया है? तो हमारे दिमाग में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि इसका आइडिया जो है वह हमने आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। और वहीं अगला क्वेश्चन भी हमसे पूछ लेता है कि बताइए जो राष्ट्रपति हैं, उन राष्ट्रपति के इलेक्शन का मैनर जो है वह हमने कहां से लिया है? तो राष्ट्रपति के इलेक्शन का मैनर जो है यह हमने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। जब आप फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन की चर्चा करते हैं, हमारी प्रस्तावना में कुछ शब्द हैं जिन शब्दों को हमने कहां से लिया है? बोले सर फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। जैसे कि एक रिपब्लिक शब्द है जिस पर हम लगातार बहुत चर्चा करते हैं, गणतंत्र होने पर हमारी इसी प्रस्तावना में लिबर्टी है, इक्वलिटी है, फ्रेटर्निटी है। तो इन चारों शब्दों को कहां से लिया गया है? बोले सर इन चारों शब्दों को जो है वह हमने फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। जब आप ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन की चर्चा करते हैं, एक हमारे पास पूरा पार्ट नंबर 13 है, जिस पार्ट नंबर 13 की कंटेक्स्ट में कल मैंने हर्षिता जी यह कहा था कि यह पार्ट जो है वह इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बस प्रोविजन याद कर लीजिएगा कि आर्टिकल 301 से 307 में ट्रेड रिलेशंस हमें दिए गए। कहां से लिया है? बोले सर ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से, कल भी बताया था मैंने। और इवन कॉन्करेंट लिस्ट का आइडिया कहां से लिया है? बोले सर ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से। और सर इसके साथ ही साथ एक और क्वेश्चन ज्योति जी और हमारे सभी छात्र छात्राएं कि ज्वाइंट सिटिंग का आइडिया कहां से लिया है? बोले सर ज्वाइंट सिटिंग का आइडिया जो है यह भी हमने आपके ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से ही लिया है। एम आई वेरी क्लियर टू एवरी सिंगल स्टूडेंट विद द सेम और नॉट? और जब हम रशियन कॉन्स्टिट्यूशन की चर्चा करते हैं, यूएसएसआर कॉन्स्टिट्यूशन की चर्चा करते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज हमने कहां से ली हैं? बोले सर ये हमने आपके यूएसएसआर के कॉन्स्टिट्यूशन से ली हैं। और उस साथ ही साथ आप किसके कंटेक्स्ट में चर्चा कर रहे हैं? यूएसएसआर के कंटेक्स्ट में तो जो प्लानिंग कमीशन है, उस प्लानिंग कमीशन का जो एग्जिस्टेंस है वह कहां से लिया है? बोले सर वह हमने रशियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। और रशियन कॉन्स्टिट्यूशन से ही हमारी प्रस्तावना में हमने वो जो जस्टिस शब्द है, उस जस्टिस शब्द को भी लिया है। आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए भाई, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन और रशियन कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर। फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से रिपब्लिक, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी को एक्सेप्ट किया गया और यूएसएसआर कॉन्स्टिट्यूशन से जस्टिस जो है यह लिया गया। फिर जब हम साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन पर चर्चा करते हैं, तो वो हमारे संविधान का जो अमेंडमेंट प्रोसीजर है आर्टिकल 368 में, ये हमने वहां से लिया है। राज्यसभा के सभी सदस्यों का इलेक्शन जो है वह किस प्रकार से होगा, इसका बारे में हमने साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से आइडिया जो है वह बोरो किया है। अब इस पर लेकर ना कई बार हमारे नितिन जी, मनीष जी, खुशबू जी, आशुतोष जी और हमारे कई सारे छात्र छात्राएं यहाँ कई बार कंफ्यूजन जो है वो क्रिएट हो जाता है। देखो सबसे पहले आपको ये समझना है कि इमरजेंसी के प्रोविजंस, मैं बहुत क्लियरली आपको बता रहा हूं कि हमने इमरजेंसी के प्रोविजंस कहां से लिए हैं? बोले सर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के माध्यम से लिए हैं। और यकीन मानो मैं अपने पूरे होश और हवास में जो कुछ आपको बता रहा हूं वो बहुत जिम्मेदारी के साथ आपको बता रहा हूं। इमरजेंसी प्रोविजंस, आइडिया ऑफ द इमरजेंसी प्रोविजंस, दे हैव बीन टेकन फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इसलिए तो नितिन जी मैंने कहा था कि मैं पूरे होश और हवास में और पूरी जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूं। तो बोले सर फिर वो हमसे जर्मनी कॉन्स्टिट्यूशन क्यों पूछ लेता है? क्योंकि भैया इस पर्टिकुलर समय में जब हमारे यहां इमरजेंसी चल रही होगी तो पावर्स किसके माध्यम से एंजॉय करी जाएंगी? यूनियन के माध्यम से एंजॉय करी जाएंगी। यह क्या है? बोले सर
ये कहां से लिया है हमने? इसका आइडिया जो है हमने आपके जर्मनी कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। और एट द सेम टाइम फंडामेंटल राइट्स का सस्पेंशन जो है, मतलब स्कीम ऑफ इमरजेंसी, ये हमने कहां से ली है? तो ये हमने जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से ली है। बोले सर जैसे ही इमरजेंसी इंपोज होगी देश में तो क्या करेंगे? बोले सर फंडामेंटल राइट्स जो हैं इनको सस्पेंड कर देंगे। तो ये जो स्कीम है ये हमने कहां से ली है? ये हमने जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से ली है। एम आई वेरी क्लियर टू ऑल द पर्सन विद द सेम और नॉट? जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए ताकि हम आगे बढ़ सकें। तो अगर एक लाइन में हम समझना चाहें तो हम क्या कह सकते हैं? बोले सर इफेक्ट ऑफ इमरजेंसी ऑन फंडामेंटल राइट्स, ये आइडिया हमने कहां से लिया है? बोले जर्मनी कॉन्स्टिट्यूशन से। एक लाइन में समझा दिया मैंने आप सभी को। फिर वो प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, ये फ्रेज जो है हमने कहां से ली है? जापान से ली है इसका आइडिया। बोले सर हमारे यहाँ हर चीज जो है वो जो कानून के माध्यम से एस्टैब्लिश्ड है उसी माध्यम से फॉलो की जाएगी। हम एक आर्टिकल 21 पढ़ते हैं, उस आर्टिकल 21 में बहुत क्लियरली लिखा है कि आपका पर्सनल लाइफ और लिबर्टी का अधिकार सिर्फ प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ के माध्यम से छीना जा सकता है। तो ये आइडिया जो है वह जापान से लिया गया है। और जब हम हमारे भारतीय अधिनियम 1935 की चर्चा करते हैं, भारत सरकार अधिनियम 1935 की, तो सबसे पहले तो यह समझना है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 सिंगल लार्जेस्ट सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंसिडर किया जाता है। सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बहुत सारे फीचर्स लिए हैं, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है वो मैं आप सभी को बताना चाहता हूं। एक है हमारा ऑफिस ऑफ गवर्नर, दूसरा है हमारा इमरजेंसी प्रोविजन, तीसरा है हमारा फेडरल स्कीम। देखो अभी मैंने कहा था कि हम चर्चा कर रहे थे किसके बारे में? बोले सर हम चर्चा कर रहे थे एक कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। और कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कंटेक्स्ट में मैंने आपसे कहा था फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, ये हमने आइडिया लिया है। लेकिन फेडरल स्कीम का आइडिया कहां से लिया है? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से। एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स का आइडिया हमने कहां से लिया है? बोले सर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से। और इसी के आधार पर इसे क्या कंसीडर किया जाता है? और वो जो सुप्रीम कोर्ट होगा हमारी कंट्री में, इसका आइडिया हमने कहां से लिया है? हाई कोर्ट होंगे, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होंगे, इसका आइडिया हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से लिया है। फेडरल स्कीम, इमरजेंसी प्रोविजन, पब्लिक सर्विस कमीशन, गवर्नर्स ऑफिस, जुडिशरी, एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स, the idea of all these have been taken from the government of India at 1935, making the government of India at 1935 as the single largest source of the Indian constitution. Am I very clear to all the person with the same or not? जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दीजिए क्या मैं आप सभी छात्र छात्राओं को बिल्कुल क्लियर हूं, so that I can head forward to the next one. आपके दिमाग में सारे पॉइंट्स जो हैं बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। ठीक है, तो कल हम नया स्टार्ट करेंगे। कल हम हमारी इंतरिम सरकार जो है और प्रियम्बल जो है इस पर चर्चा करेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे सभी छात्र छात्राओं ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 10 को पढ़ने का पूरा प्रयास किया होगा। अब खुशबू जी जैसे छात्र छात्र हैं और वो छात्र छात्राएं जो पार्ट 10 को पहली बार पढ़ रहे थे, इस तरीके से आपको क्या करना है? आपको दोबारा से वीडियो को रिप्ले करना है जहां मैं आपको पार्ट 10 पढ़ा रहा था, और जो मेरे स्टेटमेंट है उनको नोट डाउन कर लेना है। आप उन स्टेटमेंट को नोट डाउन करने के बाद, नोट्स बनाने के बाद दोबारा पढ़ेंगे ना बेटा, आपको सब समझ आएगा। थोड़ी सी मेहनत करने का जरूर प्रयास करिएगा। दैट्स इट फॉर द डे। पीडीएफ तो आ ही जाएगा आपके पास, लेकिन आई वुड सजेस्ट कि अगर आप पार्ट 10 पर एक बहुत साउंड होल्ड चाहते हैं, बिल्कुल करिए। दैट्स इट फॉर द डे। थैंक यू वेरी मच टू एवरीवन। प्लीज टेक केयर, ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए और लगातार सभी सेशंस का हिस्सा बनिए। इस संडे में आपके लिए बहुत सारे सरप्राइजेस हैं। इस संडे में सरप्राइजेस तो सरप्राइजेस होते हैं, तो सरप्राइज जो है वो सैटरडे नाइट में जो है वो डिस्क्लोज कर दिए जाएंगे। सो दैट्स इट फॉर द डे, लेकिन सरप्राइजेस हैं। तैयार रहिएगा अपनी कुर्सी की पेटी को बांधकर। ये मेरी तरफ से आपको हिंट है संडे के लिए। थैंक यू वेरी मच टू एवरीवन। गुड नाइट टू एवरीवन। चलिए, दैट्स रियली वेरी गुड।